राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट रेल 2.0 मॉडल सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आज आपको एक सब्जेक्ट का बताते हैं, बीएमटी मॉडल सेट 1 का कुछ क्वेश्चन आंसर उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बीएमटी का कुछ क्वेश्चंस तो लिखा हुआ है। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में विच इज़ द 27 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, 14, 23, यानी 27 टर्म तक अगर हम लोग इस टाइप से अगर आगे बढ़ते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा 27 टर्म के बाद। ठीक है ना। तो ये 27 टर्म हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और एपी का अगर ये एपी का सवाल जो दिया गया है आपको, कैसे एपी का सवाल है वो आपको डिस्कस करके बताते हैं। जैसे बताया था आपको, एपी में क्या होता है कि जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। जैसे 5 है, 14 है, 23 है, तो इसका डिफरेंस देखिए कितना है, 9 का है। फिर इधर का डिफरेंस भी 9 का है। तो इसका एक सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं। मिशन एग्जाम 23 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बिल्कुल पूरा सीक्वेंस आपको बनाया गया है 1 से लेकर 11 तक। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और डिफरेंस जब भी आप निकालते हैं तो T2 माइनस T1 करते हैं। तो यानी 14 माइनस 5 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 27 टर्म दिया है, मतलब n इक्वल्स टू कितना हो गया, 27। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ आप a का वैल्यू लिखेंगे 5 प्लस n हो गया 27 माइनस 1 और डिफरेंस है 9 का। तो 5 प्लस 27 में से 1 माइनस कर दीजिए 26 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 54 18 5 23 234 प्लस 5 यानी 239 आपका आंसर होगा। इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। T27 आपको दिया हुआ है तो आप 27 टर्म कैसे निकालेंगे, T27 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस 26d, क्योंकि n-1 यानी एक कम लिखते हैं हमेशा हम लोग। तो a का वैल्यू कितना है 5 प्लस 26 इंटू डिफरेंस कितना है 9 का है। सेम वही चीज़ आपको डायरेक्ट में बता रहे हैं आपको। 26 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 234 यानी 239 आपका आंसर आ गया। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 239 जो है आपका ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ऑफ द सीक्वेंस 5, 7, 9, 11, 27 इज़। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 11 के बाद 27 तो नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ हुआ। ये इज़ 27 होना चाहिए था। तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सीक्वेंस दिया हुआ है 5 है, 7 है, 9 है, यहाँ तक तो ठीक है। 9 के बाद 11 भी सही है। उसके बाद डैश डैश करके आपको लिखना चाहिए था इज़ 27, ऐसा ही रहा होगा क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ। तो ये भी एपी सीरीज़ में दिया हुआ है। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब 7 माइनस 5 इसका मतलब 2। और आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी Tn इक्वल्स टू कितना दिया 27। तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है। 27 जो है ये इस टाइप से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कितने बार में 27 आ जाएगा। तो Tn इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो Tn का वैल्यू दिया है 27, a का वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस है 2 का। तो 27 ये प्लस 5 में है तो इसको माइनस में लेके आ जाइए, इंटू में 2 है तो डिवाइड में लेके आ जाइए, और n माइनस 1। 27 में से 5 माइनस कर दीजिए, 22/2 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये 11 टाइम्स में कट जाता है। और n माइनस 1 है तो n इक्वल्स टू आप लिखेंगे 11 प्लस 1 यानी 12, यानी 12 टर्म हो जाएगा इसका आंसर। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। हाँ 12 टर्म है। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का भी ए था, क्वेश्चन नंबर 2 का भी ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है कि सम ऑफ द टर्म्स लिखा हुआ, मतलब n टर्म्स होना चाहिए था। n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 दिया हुआ है, सम पूछा गया है। ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 दिया हुआ है अप टू n टर्म्स तक के लिए, कुछ नहीं बोला, सम ऑफ n टर्म्स होगा। तो सम का फॉर्मूला जो आप यूज़ करते हैं, तो इससे पहले a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, डिफरेंस क्या लिखेंगे T2 माइनस T1, मतलब 3 माइनस 1 इसका मतलब हो गया 2। तो यहाँ पर अब
Sn का पूछा गया है, तो यहाँ पर n आपको तो नहीं दिया हुआ है, तो Sn का यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर n हो जाएगा n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो यहाँ लिखेगा n/2, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2 हो जाएगा, प्लस 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए आप n/2 इंटू 2n लिखेंगे, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है n स्क्वायर, तो ये 16 है, 25 है, 5 है, यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब ये n स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है ना। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए ये जो ऑप्शन ऐसा लिखना चाहिए था n स्क्वायर, इसलिए ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आपको बता दिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सिंपल सा एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल एक फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन ए और बी दिया हुआ है। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर ए और बी है तो उसको फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी होता है। दो अगर ए और बी दिया हुआ है नंबर्स, तो ए बी यानी रूट अंडर ए बी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इफ़ nth टर्म ऑफ अ जीपी इज़ 2n देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो nth टर्म ऑफ अ जीपी मतलब nth टर्म जो है वो जीपी में कितना है, 2n दिया हुआ है, ठीक है ना। तो nth टर्म, तो जब भी आपको nth टर्म दिया रहेगा तो इसका मतलब n का वैल्यू आप 1 रखिए, और 2 इंटू n का मतलब हो गया 2 इंटू 1, तो इसका मतलब हो गया 2। n का वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या हो गया 4। n का वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2n तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से 2 का पावर n होना चाहिए था। 2 जब 4, फिर यहाँ 2 इंटू 3, तो ये जीपी के कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा है, तो ये होना चाहिए था आपका 2 का पावर n होना चाहिए था, ठीक है ना। तो 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8। फिर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, अगर n इक्वल्स टू 4 होगा तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जीपी के सीक्वेंस में बन रहा है, तो n इक्वल्स टू अगर आप 5 लेते हैं तो 2 का पावर 5, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 32, और n का अगर वैल्यू आप 6 लीजिएगा तो 2 का पावर 6, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 आएगा। तो आपको बोला है फर्स्ट 6 टर्म्स, ठीक है। तो एक तरीका है कि आप इसको प्लस भी कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और एक तरीका है यहाँ पर कि पहला कुछ नंबर आप ले लिए, जैसे आपका पहला नंबर था 2, दूसरा नंबर है 4, तीसरा नंबर है 8, इस टाइप से आपका नंबर दिया गया है। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, और जीपी है तो कॉमन रेशियो आपको निकालना होगा T2/T1 करके। तो T2/T1 का मतलब हो गया यहाँ पर 4/2, इसका मतलब r का वैल्यू भी 2 हो गया। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पर, सम पूछा है ना, तो यानी आपको Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखिएगा, a इंटू आर का पावर n माइनस 1, और यहाँ पर होता है r माइनस 1 व्हेन r इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि r का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, a का वैल्यू कितना है 2, r जो है r का वैल्यू है 2 का पावर n मतलब 6 टर्म आपको बोला गया है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर 6 है, तो 2 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 आता है, और 64 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 63 आ जाएगा। 2 माइनस 1 का मतलब 1, तो 2 को 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 126 आ जाता है आपका आंसर। तो देखिए आपका आंसर जो है 126 है यहाँ पर, ऑप्शन ए। और जैसा बोल रहे थे अगर आप प्लस भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 64 है, तो यहाँ पर देख लीजिए
अगर आप सबको प्लस करते हैं तो 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 ऐड कर लेते हैं। 4 2 6 6 12 8 20 4 24 2 26 2 8 3 11 और 1 12 126। या तो आप ऐसा कर लीजिए या फॉर्मूला के अप्लाई कर लीजिए, दोनों में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 का पावर n होगा, 2n नहीं होगा, 2 का पावर n है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आपका आंसर 126 आ गया, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि इफ़ द नंबर ए बी सी आर इन AP एंड बी सी डी आर इन HP देन, तो क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, इसको बी लिख दिया है, ऑप्शन ए है, ये बी है, सी है, डी है। बहुत ही प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ए हो जाएगा, ये ऑप्शन ए है। अब देखते हैं और क्या मिस्टेक है इसमें। ए बी सी दिया हुआ है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी और सी ये AP में है, आर इन AP। तो AP का कॉन्सेप्ट क्या है, अब डी निकालते हैं। तो डी अगर निकालेंगे तो क्या लिखते हैं, T2 - T1। T2 - T1 का मतलब क्या हो गया, B - A इक्वल्स टू T3 - T2 मतलब C - B। यही कॉन्सेप्ट में लिखेंगे। तो B को एक साइड लेके आ जाइए, B माइनस में था, इसको प्लस में लेके आ जाइए और C + A कर दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए 2B इक्वल्स टू C + A, रहने दीजिए 2B इक्वल्स टू C + A। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि BCD जो है वो HP में है, BCD इन HP, ये HP में दिया है। तो आपको पता है कि HP में अगर कुछ देता है तो उसको रेसिप्रोकल करके पहले AP में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि HP का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको AP में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो यानी AP में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/B 1/C और 1/D इन AP में कन्वर्ट कर लिए। तो AP में अगर कन्वर्ट कर लिए तो आप वैसे ही डिफरेंस निकालेंगे, T2 - T1। तो T2 - T1 इक्वल्स टू 1/D - 1/C। तो यहाँ देखिए एक जैसा कर लेते हैं, 1/C माइनस में है तो इसको प्लस में लेके आते हैं। यहाँ 1/D है प्लस 1/B कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, C हो जाएगा। तो 1 + 1 इक्वल्स टू इसका हो जाएगा D लिख लेते हैं अरेंज करके। तो D को तो यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ D हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2C इक्वल्स टू B + D/BD। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो 2BD इक्वल्स टू C × B + D लिख लीजिए, ठीक है। तो 2BD इक्वल्स टू C × B + D आ गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ तो हम लोग 2B ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि C + A है। तो 2B के बदले में उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 1 कर देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बताते हैं अब, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार फिर से, 2BD इक्वल्स टू है C B + D है। तो यहाँ 2B के बदले में क्या लिखेंगे, ये 2B के बदले में C + A और यहाँ पर है D और यहाँ हो जाएगा C B + D। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो C को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो CD आता है, प्लस A को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD आता है। C को B से अरेंज करके अगर लिखेंगे तो BC हो जाएगा प्लस, और यहाँ C को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो CD हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, CD ये साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन बचेगा वो AD इक्वल्स टू BC होता है, ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा। तो AD कहीं नज़र तो नहीं आ रहा है, यानी AD को यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर D होना चाहिए था,
ठीक है ना। तो AD इक्वल्स टू BC, बहुत ही आसान सा था ये, लेकिन थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 1 मिनट लगेगा आपको सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, इजीली आप क्वेश्चन को देखिए और अप्लाई कीजिए जो आपको पता है, AP और HP का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कितना चीज़ आप रटिएगा, तो कुछ कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है ना यहाँ पर। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड ऑफ 2 लेटर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कैट दिया हुआ है, ठीक है। तो हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड, ये तो ये परमुटेशन से दिया गया है, तो लिखा गया है कैट। तो नंबर ऑफ लेटर जो है वो कैट में वो है 3, और आपको अरेंज करने के लिए बोला है 2 लेटर आपको लेने के लिए बोला है। तो यहाँ पर जो N हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और R हो जाएगा 2। तो यहाँ कितने तरीक़े से आप उसको बना सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है NPR। N का 3 लिखेंगे, फिर P लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो NPR को सॉल्व अगर करते हैं तो N फैक्टोरियल होता है और N माइनस R फैक्टोरियल होता है। तो इसका मतलब हो गया, N का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल और ये हो गया 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 1 होता है, और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 है। तो ये आपका आंसर हो गया 6। तो है क्या ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 7 का 6 है। देखिए इसको आप इस टाइप से भी अरेंज कर सकते थे, जैसे आपको CAT कैट दिया हुआ है, तो आपको 2 लेटर लेके बनाना है। तो पहले आप लिख सकते हैं CA, AC भी लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं, TA लिख सकते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं TC लिख सकते हैं और CT लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, तो आपका 6 अरेंजमेंट हो गया। तो ये आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिए, इजीली आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है 6 यानी ऑप्शन B सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन B सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ 60C60। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 60C60। तो ये C लिख गया, मतलब कॉम्बिनेशन है, तो ये NCR का फॉर्मेट यूज़ करते हैं हम लोग इसमें। N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर N का मतलब हो गया 60 फैक्टोरियल, N माइनस R, R हो गया 60, तो 60 माइनस 60 फैक्टोरियल और इंटू R फैक्टोरियल, मतलब ये R है तो ये 60। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये N जो है वो भी 60 है और R जो है वो भी 60 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 60 फैक्टोरियल, 60 में से 60 माइनस कीजिएगा तो होता है 0 फैक्टोरियल, और यहाँ इंटू में है 60 फैक्टोरियल। तो 60 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और यहाँ भी क्या है 1, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसीलिए आपका ऑप्शन A सही है, 0 नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा A, 8 का ऑप्शन A सही है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर 9 का क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट का ये सवाल है। 10, 8 और 7 और 5 दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट का सवाल में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 5, माइनस का साइन रखेंगे, 8 इंटू 7 कर देंगे। तो 10 इंटू 5 मतलब 50, 8 इंटू 7 मतलब 56। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा -6। देख लीजिए ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ, -6 मैच कर रहा है, तो इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन C सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए क्या है, ये भी एक डिटर्मिनेंट का सवाल है और बहुत ही सुंदर सा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको 1 मार्क दिला देगा आराम से। 1 2 6 लिखा हुआ है, 1 2 है, फिर 6 है, 3 5 1 है, 3 5 1 और 1 4 5। डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट में है ये।
तो जैसे ये डिजिट्स लिखा हुआ है 131, तो ये R1 यानी रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। और अगर ऐसे हम लोग डिजिट्स का बात करें 1 2 6 3 5 1 और 1 4 5, तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो या तो आप रो वाइज बनाइए तो भी आपका आंसर वही आएगा, या तो आप कॉलम वाइज बनाइए तो भी आपका आंसर वही आएगा। लेकिन इसका सिर्फ साइन याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है। तो सब में वैसे ही होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो या तो आप रो वाइज का कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए या फिर कॉलम वाइज का कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए, आंसर आपका दोनों में वही आएगा, ठीक है ना। तो हम जैसे यहाँ पर रो वाइज का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो +1 अगर लेते हैं आप, तो +1 अगर लेते हैं तो इस कॉलम C1 का यूज़ मत कीजिएगा और R1 का यूज़ मत कीजिएगा। तो क्या क्या डिजिट आपके पास बच गया, 5 1 4 5 बच गया। तो जैसे यहाँ पर प्लस में था, अब जो ये 3 है ये माइनस में है, ठीक है ना। तो माइनस में अगर 3 है तो ये C2 का कॉलम, C2 को यूज़ मत कीजिएगा और R1 को यूज़ मत कीजिएगा। तो क्या क्या डिजिट बच गया आपके पास, 2 6 4 5 बच गया। और यहाँ पर है +1, तो +1 अगर आप लेते हैं तो कॉलम 3 का यूज़ मत कीजिएगा और रो 1 का यूज़ मत कीजिएगा। तो आपके पास क्या बच गया, 2 6 5 1 बच गया, ठीक है ना। तो +1, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 होगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 होगा, -3, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24, फिर +1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 होगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा +1 इंटू 25 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 21 हो जाएगा, -3 इंटू -24 में से 10 माइनस कीजिएगा तो -14 हो जाएगा, +1 -30 में से 2 माइनस कीजिएगा तो -28 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, तो +1 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +21, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 होता है, और ये प्लस माइनस में -28 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28 होता है। 21 और 42 दोनों प्लस में है, तो 2 और 1 3 4 2 6 63 में से 28 माइनस कर देते हैं, तो 8 5 13 2 1 3 3 6 35 आना चाहिए आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में 35 है क्या, हाँ है, क्वेश्चन नंबर 10 में 35 है, ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए 11 में क्या दिया हुआ है, कि 11 में दिया हुआ है ये मैट्रिसेस का सवाल है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 3 7 1 6, बी का वैल्यू दिया 4 5 7 2, तो आपको ए प्लस बी का वैल्यू पूछा गया है। तो चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको ए प्लस बी पूछा है, तो डायरेक्टली आप ए प्लस बी लिखिए। तो यहाँ पर ए का वैल्यू लिख लेंगे, प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ पर बी का वैल्यू लिख लेंगे। तो ए का वैल्यू है आपका 3716 है, 3716 है, और यहाँ 4572 है, 4572 है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ए का ये जो पहला कॉलम है और ए का ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। बी का ये पहला कॉलम और बी का ये दूसरा कॉलम। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ए का जो पहला कॉलम है और बी का जो पहला कॉलम है, उन दोनों को पहले प्लस कर लीजिए। तो 3 + 4 और 7 + 5। अब ए का काम हो गया, पहला कॉलम का काम हो गया। अब ए का दूसरा कॉलम और बी का दूसरा कॉलम का काम करेंगे, थोड़ा सा गैपिंग देके। तो यहाँ लिखेंगे 1 + 7 और 6 + 2। मैट्रिसेस का साइन ये रेक्टेंगुलर अरे, 3 + 4 यानी 7, 7 + 5 यानी 12, 1 + 7 8, 6 + 2 8, तो 7 12 8 8 ये आपका आंसर है। देख लीजिए क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का 7 12 8 8 हाँ मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि इफ़ ए बी
देन विच वन इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए का सबसेट क्या नहीं है, तो ए और बी आपको दिया हुआ है, तो इसीलिए ए का जो सबसेट होगा वो होगा ए, बी और फाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए तो सबसेट है, बी भी सबसेट है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ है, फाई नहीं है, तो ये ज़ीरो जो है वो सबसेट नहीं होगा ए का, तो इसलिए 12 का आंसर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 फाइंड मीन। सिंपल सा आपको मीन पूछा गया है इसमें, तो मीन आप कैलकुलेट कर लीजिए बहुत ही आसान तरीके से। तो मीन अगर आप कैलकुलेट करते हैं 13 नंबर में, तो 1 + 2 + ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई, यानी मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, यानी डिवाइड बाई 5, 5 4 9 3 12 1 13 2 15, 15/5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3। तो मीन है 3। देखिए ऑप्शन बी सही है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट रेट ऑफ रेंज इन फंक्शन इज कॉल्ड, फंक्शन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट रेट ऑफ रेंज। रेंज पता करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए कि अभी कोई जानवर का अगर जनसंख्या अगर जैसे मान लीजिए निकालना है, जैसे अभी 40 मुर्गियां हैं इस सप्ताह में, तो अगले सप्ताह कितना हो जाएगा, या 80 होगा या 120 होगा, वो रेंज जो कैलकुलेट कर सकते हैं आप डिफरेंशिएशन के द्वारा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट रेंज इन फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो 14 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना, 14 का बी सही है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका अरिथमेटिक मीन इज़ 12, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 20, देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यू इज़। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एक्स बार आपको दिया हुआ है 12, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आपको n दिया हुआ है 20, तो आपको सम पूछ रहा है। सम का मतलब क्या होता है, सिग्मा एक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पूछा गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सिग्मा एक्स निकल जाएगा। तो जैसे आप मीन का फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यही ना फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एक्स बार आपको दिया हुआ है 12, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको नहीं पता है जिसको हम लोग सिग्मा एक्स मान रहे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, इतना नहीं लिख के, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 20 × 12 यानी 240 हो जाएगा आंसर इसका। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहीं पर है क्या 240, हाँ है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 15 का ऑप्शन सी सही है। 15 के बाद देखिए 16, फाइंड मीडियन। मीडियन में सबसे पहला जो है सबको सीरीज़ पहचानना पड़ता है। तो ये मीन में जैसे आप ये भी जो दिया हुआ था ये इंडिविजुअल सीरीज़ का दिया था 1 2 3 4 5, और ये जो मीडियन का आपको जो सवाल दिया 1 2 3 4 5 ये भी आपका इंडिविजुअल सीरीज़ का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो इस बार जो डेटा आपको अरेंज करके ही दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि मीडियन क्या होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन का फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करते हैं, n+1/2 आइटम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो n का मतलब हो गया 5, क्योंकि 5th टर्म तक आपको दिया हुआ है, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6/2, यानी थर्ड आइटम जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए थर्ड आइटम अब जो आपको अरेंज करके दिया हुआ है वो थर्ड आइटम क्या है, वो 3 है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी थर्ड आइटम क्या है, वो 3 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन ए सही है, 16 का ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड मोड, तो ये ऑब्जर्वेशन से, ये भी इंडिविजुअल सीरीज का ही सवाल है। ऑब्जर्वेशन से आप कैलकुलेट कीजिएगा। मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो ज़्यादा बार तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, 2 तो 2 ही बार आया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। तो 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। 18 का फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन द क्लास इंटरवल शुड बी, तो क्लास इंटरवल जो है आप कैलकुलेट जब भी करते हैं अरिथमेटिक मीन का, वो क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। क्लास इंटरवल क्या होता है, इक्वल होना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन सही सी सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन सी सही है। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। 19 में दिया हुआ है विच एवरेज इज़ अफेक्टेड मोस्ट एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, मोस्ट एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज बोला गया, विच एवरेज, और एवरेज आप कैलकुलेट करते हैं अरिथमेटिक मीन से, तो अरिथमेटिक मीन तो कहीं लिखा नहीं है, शायद यही है अरिथमेटिक मीन, AS लिखा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ARITHMATIC अरिथमेटिक मीन, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 का सी, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 19 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है द अरिथमेटिक मीन इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज मोस्ट स्टेबल मेजर्स इजी टू कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ओनली ऑल, ये सही है। तो आपको दिया गया है 20 में इजी टू कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ओनली मोस्ट स्टेबल मेजर्स, तो ये 20 का डी सही है। सभी के लिए जो है सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट मेथड होता है, तो ऑप्शन डी सही है, 20 का डी सही है, ठीक है। जो भी आपको आंसर बताया जा रहा है बिल्कुल 100% भरोसा कर सकते हैं आप, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं और आप रिलाई कर सकते हैं आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपको दिया गया है क्या है, वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स आर 60, 50, 62, 55, 58, 65, 56 एंड 54 kg, व्हाट इज़ द मीन वेट। तो मीन वेट निकालना है तो डायरेक्टली आप क्या कीजिए, सभी जो स्टूडेंट का वेट है उसको प्लस कर दीजिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका मीन वेट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मीन वेट डायरेक्टली आप निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 21, तो 21 में आप मीन वेट अगर निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऐड कर दीजिए ना, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 30, 3 देख लेते हैं एक बार फिर से, एक बार जोड़ के, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 2 30, 3 बच गया, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 6 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 35 40 और 6 46, 460 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 6 48 ज़्यादा हो जा रहा, 8 25 40, 46 6 8 7 56, 8 25 40, तो 57.5 kg आ जाएगा। तो है क्या ऑप्शन में 57.5 kg, हाँ ऑप्शन सी सही है। तो मीन वेट आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, 21 का सी सही है, ठीक है ना। टोटल जो है स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है उसको प्लस कीजिएगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ है उससे डिवाइड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में मेन आपका कैलकुलेशन है, जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी आपका MCQ सॉल्व होगा। मीन जो दिया गया है 1018 एंड -3, एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब सबको ऐड करना है आपको, लेकिन एक -3 भी है, ध्यान दीजिएगा। 8 1 9 1 10, 10 में से 3 माइनस अगर कर देते हैं तो 7। नंबर ऑफ डेटा है 3 2 5, तो 5 एकम 5, 1.4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.4। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एवरेज आ गया इसका 1.4। क्वेश्चन नंबर 23 द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 10 और 15, अरिथमेटिक मीन निकालना है, जोड़ना है, फिर से एवरेज निकालना है। तो 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 को 3 से अगर डिवाइड कीजिएगा यानी एवरेज कितना आ जाएगा उसका 10 आ जाएगा। तो एवरेज कितना हो गया 10, तो इसीलिए 23 का बी ऑप्शन सही है। सिंपल है एकदम। 24 इफ़ मीन इज़ 50 आइटम इज़ 10 फाइंड द टोटल नंबर। टोटल नंबर दिया हुआ है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझना है आपको क्या लिखा हुआ है। मीन इज़ 50 आइटम, आइटम लिखा है मतलब n है, n कितना है 50 है, ठीक है। मीन मतलब x बार कितना दिया हुआ है 10, टोटल निकालने के लिए बोल रहा है,
मतलब सिग्मा एक्स, तो 50 गुना 10 कर दीजिए 500, यही है टोटल। सिंपल सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का, ऑप्शन ए सही है, यानी 500। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 80, 100, 90। हाँ, ये थोड़ा सही सवाल है, इसको अरेंज करना होगा सबसे पहले। तो 25 जो है, सबसे पहले इसको अरेंज कर लीजिए आप। तो सबसे छोटा जो डेटा है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लीजिए। पहला जो डेटा है वो है 40, 40 के बाद आप लिख लीजिए इसको 50, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 लिख लीजिए, 60 के बाद है 80, 80 के बाद लिख लीजिए 90, 90 के बाद लिख लीजिए 100 और 100 के बाद लिख लीजिए 170। ठीक है ना। तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज़ का सवाल है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 आइटम होता है। तो n का मतलब कितना हो गया, नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है, तो 7 और 1 जोड़ दीजिए, तो इसीलिए कितना हो जाएगा 8/2, यानी 4th आइटम। ठीक है ना। तो 4th आइटम जो वैल्यू है 1 2 3 4, 4th आइटम कितना है 80 है, तो मीडियन कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर है 25 का ए, यानी 25 का ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, 25 का ए। अब देखिए 26 नंबर, द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ आइटम्स ऑफ द सीरीज इज मिनिमम। मिनिमम अगर बोल देता है, मिनिमम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो है मीडियन के लिए, ठीक है। और अगर एब्सोल्यूट डेविएशन अगर आपको 0 बोलता है तो वो है मीन के लिए, ठीक है। फ्रॉम मीडियन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का, ऑप्शन बी सही है। मिनिमम बोला गया, सीरीज इज मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। चलिए ये भी 25 40, ये भी अरेंज करके नहीं दिया हुआ है, तो अरेंज कर लेते हैं, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। 27 में जो है अरेंज करते हैं, तो सबसे छोटा जो डिजिट आपको दिया हुआ है वो है 25, 25 के बाद हो जाएगा 30, 25 30, 30 के बाद है 32, 32 के बाद है 35, 35 के बाद है 38, 38 के बाद है 40, और 40 के बाद यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 370। चलिए हम भी लिख देते हैं 370, ठीक है। अब पता नहीं वैल्यू सही है गलत है, लेकिन 370 तो पता नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 8, तो मेरे हिसाब से 370 तो नहीं होना चाहिए था, 37 होना चाहिए, ठीक है। तो इतना वैल्यू का डिफरेंस कैसे आ सकता है, तो यहाँ 37 कर लेते हैं एक, ठीक है ना। तो अरेंज तो कर लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 डेटा दिया हुआ है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस कैपिटल और स्मॉल से कोई दिक्कत नहीं है। तो n हो गया 7 + 1/2 आइटम, मतलब 8/2, यानी इसका भी आ रहा है 4th आइटम। तो 4th आइटम 1 2 3 4 यानी 35 आ रहा है। तो m = कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 27 का। मीडियन का फॉर्मूला पूछा इंडिविजुअल सीरीज़ का, तो तब से हम आपको वही बता रहे हैं, इंडिविजुअल का ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म या आइटम, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें टर्म लिखा है तो टर्म लिखिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार आंसर आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक लिखा गया है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 28 तक यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक इज़। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड बोला है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है उसमें, किंग क्वीन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता था कि कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ, ड्राइंग बोला है मतलब एक कार्ड निकाला जा रहा है, तो एक कार्ड हो सकता है वो किंग निकाला गया होगा या क्वीन निकाला गया होगा। तो ऐसा हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर किंग निकाला गया है। तो किंग अगर निकाला जाएगा तो 1/52 होता है,
और क्वीन अगर निकाला गया होगा तो भी 1/52, कोई भी कार्ड अगर निकाला गया होगा तो 1/52 ही होगा, ठीक है ना। तो ये मान के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो है। और कार्ड का जो शूट्स यानी कैटेगरीज जो होती है वो होता है स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट होता है। डायमंड और हार्ट जो है वो रेड कलर का होता है, यानी टोटल 26 पत्ते होते हैं। और ब्लैक कलर के कार्ड जो है वो स्पेड और क्लब होते हैं, यानी उसके भी 26, यानी टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो किंग निकाला गया, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 का ए सही है, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि किंग निकाला गया है, किंग। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है देयर आर 6 ब्लू बॉल, 5 रेड बॉल, 6 ग्रीन बॉल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल। निकालना ब्लू बॉल निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लू बॉल दिया हुआ है तो सबसे पहले आप देख लीजिए टोटल बॉल्स कितने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 के लिए है, ठीक है ना। टोटल बॉल्स जो है वो 6 + 5 + 6 हो जाएगा, यानी टोटल 17 बॉल्स हैं। और ब्लू बॉल आपको निकालना है, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल है तो डायरेक्टली आपको बनाना है। तो ब्लू बॉल निकालना है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6/17 हो जाएगा इसका आंसर। डायरेक्टली आप आंसर करेंगे तो 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, इफ़ मीन इज़ 31.25 एंड मीडियन इज़ 31.25, दोनों का 31.25, कोई बात नहीं। द मोड इज़, तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे, ठीक है ना। तो जब आपको मीन, मीडियन और मोड का रिलेशनशिप बताए तो उसमें एक फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2 मीन होता है। मीन मतलब एक्स बार का यूज़ कर रहे, तो मीन जो आपको दिया हुआ है वो है 31.25, यानी 3 × 31.25 - 2 मीन आपको दिया हुआ है, यानी ये भी 31.25 है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 तिया 75, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 25 दूनी 50 और 31 दूनी 62। तो माइनस कर लेते हैं इसको, 5 हो जाएगा, 5 2 7, 1 6 3 9, 31.25 आ रहा है इसका आंसर। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आप वीडियो एक सेपरेट अब देख सकते हैं इसका, सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का जो रिलेशन आपको बिटवीन बताया गया है यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड का, इसका एक सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं, आपको इजीली और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31 जो था, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया 31.25, इसलिए ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 का देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ़ मोड इज़ 15, मीडियन इज़ 12, एरिथमेटिक मीन पूछा है। एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है मीन, तो सेम फार्मूला यूज़ करके बना लेंगे 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 का मोड जो है यहाँ पर मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2 मीन का यूज़ कीजिएगा। तो मोड आपको दिया हुआ है, इफ़ मोड इज़ 15, 15 दिया हुआ है, मीडियन इज़ 12, यानी 3 × 12। तो यहाँ पर बोला एरिथमेटिक मीन क्या होगा, यानी 2 मीन को वैसे ही रहने दीजिए 15, तो 12 तिया 36 - 2 मीन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये प्लस में था, इसको डिजिट को इधर लेके माइनस में जाते हैं, तो यहाँ पर -2 मीन है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 21 हो जाएगा, -21 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 मीन है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स बार यानी मीन हो जाएगा 21/2, यानी 10.5 हो जाएगा आंसर। देखिए 10.5 है क्या कहीं, 10.5 तो कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी सही है, 32 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोड आपको दिया हुआ था, इसमें 15 दिया हुआ था और मीडियन 12 था, तो 12 तिया 36 होता है, 3 मीडियन और यहाँ 15 था, 21, 2 मीन, हाँ 10.5, ठीक है। तो यहाँ पर नन ऑफ दिस हो जाएगा। इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमेट्रिकल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मीन इक्वल्स टू होता है मीडियन इक्वल्स टू मोड। 33 का ऑप्शन ए सही है, 33 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिलेशन बताता है वो।
फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो 34 का जो है यहाँ पर दिया हुआ मोड निकालना है यहाँ पर, तो ऑब्जर्वेशन मेथड से ही हो जाएगा। तो 2 कितना बार रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है। 4 नहीं, 4 भी रिपीट नहीं हो रहा। 6 एक बार, 2 बार, 3 बार। 6 के अलावा 5 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। 3 जो है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आंसर आपका 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में भी वही है, मोड आपको दिया गया है कैलकुलेट करने के लिए, और मोड में आपको दिया गया वही इंडिविजुअल सीरीज़ ही है। तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा बार 1 2 3 4 बार है, 2 1 2 3 ये भी 4 बार है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, जो ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 5, 1 3 बार, 4 बार आया है, 2 1 2 3 4 बार आया है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो बाई मॉडल के हिसाब से इसका आंसर जो है 35 का ए और बी तो दोनों होना चाहिए, क्योंकि और कोई तो तरीका है नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए या ऑप्शन बी दोनों में से कोई एक सही है, यानी एक डेटा और होना चाहिए था इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई भी आप एक ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन वो गलत है। तो जैसे यहाँ पर हम ऑप्शन ए ले लेते हैं, क्योंकि ए सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, 1 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स 4 एंड 9 विल बी। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको बताए थे थोड़ा देर पहले। ज्योमेट्रिक मीन का 2 नंबर के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो होता है √ए होता है, ठीक है ना। तो 4 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 √ होता है। तो ये 6 का स्क्वायर रूट है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 6। तो 36 का ऑप्शन सी सही है। 37 में दिया था ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 5 एंड 25। 1 5 एंड 25, यहाँ पर अगर और एक हो जाता है, यहाँ पर एक ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक है, तो इसलिए आपका आंसर वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। 37 का जो है आपको दिया गया है कि ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, लेकिन वो 3 डेटा के बीच में है, तो यानी क्यूब है ये, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट है, यानी ABC है, ठीक है ना। तो 1 5 25, तो 25 25 125 होता है, तो वो किसका क्यूब रूट है, 5 का। तो ये इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 5। तो है क्या ऑप्शन में, हाँ 5 है। 37 का सी आंसर सही है। 37 का सी ऑप्शन सही है। 37 का सी। 37 के बाद 38 में दिया गया है कि अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 6। एक डाइस मतलब लूडो का गोटी फेंका गया है, तो एक लूडो का गोटी फेंका गया है, तो उस लूडो का गोटी में आपको 1 से लेकर 6 तक प्रिंट डिजिट रहता है। गेटिंग 4 या 6 आने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो यानी 4 जो है 4 आने का पॉसिबिलिटी भी एक ही बार होगा, यानी 1/6 होगा। और का कंडीशन दिया है, मतलब एडिशनल थ्योरम आप अप्लाई करते हैं, 6 भी आने का पॉसिबिलिटी जो है वो एक ही बार होगा, तो 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/6, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए 1/3 और देता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, यानी 38 का ऑप्शन बी सही है। 38 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। 39 देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 6 इन थ्रू ऑफ 2 डाइस। तो अगर 2 डाइस अगर फेंका जाता है, ये पहला डाइस ये दूसरा डाइस, तो सम ऑफ 6 बोला गया है, ठीक है ना। सम ऑफ 6 का मतलब है कि पहला डाइस में 1 आया होगा, तो दूसरा डाइस में 5 आया होगा। इसमें मान लीजिए कि 5 आया होगा, तो इसमें 1 आया होगा, ठीक है ना। सम ऑफ 6 बोला गया है, इसमें 2 आया होगा, तो इसमें 4, इसमें 4, तो इसमें 2 आया होगा, इसमें 3 आया होगा, तो इसमें भी 3 आया होगा। और कोई कंडीशन बचता है क्या, और तो कोई कंडीशन नहीं बच रहा है। तो 1 2 3 4 5 कंडीशन है, तो 5 लिखेंगे।
और जब भी 2 डाइस फेंका जाता है तो 6 × 6 हो जाता है, यानी 36 हो जाता है। पहला डाइस के लिए 6, दूसरे डाइस के लिए 6 × 6 और तीसरा डाइस अगर फेंका जाता है तो 6 × 6 × 6 मतलब 216। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर अगर 2 डाइस फेंका जाता है तो 1 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो इसी टाइप से 2 1 2 2, इसी टाइप से 3 1 4 1 5 1 6 1। तो ये टोटल 36 इवेंट्स होते हैं, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 5/36। तो 39 का ऑप्शन ए सही है, 39 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और लास्ट है 5C3 दिया हुआ है, तो 5C3 यानी कॉम्बिनेशन का सवाल है, ये 5C3 दिया हुआ है, तो ये NCR के कॉन्सेप्ट में है। तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो इसीलिए यहाँ पर 5 फैक्टोरियल 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होता है। तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ लिखेंगे 5 फैक्टोरियल है, नीचे 2 और 3 है, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दीजिएगा, ताकि 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दीजिए, 2 × 1 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 यानी 5 × 2 मतलब 10 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसीलिए 40 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। मिशन एग्ज़ाम 23 हम लोग का चालू है। प्रोजेक्ट रेल 2.0 मॉडल सेट सब्जेक्ट BMT सॉल्व कर रहे थे हम लोग सेट 1। उम्मीद है सारे आंसर्स आपको समझ में आ रहे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आगे जो भी आपका मॉडल सेट 2 BMT का जल्दी सॉल्व करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो भी आपके एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं उनको हेल्प हो जाए। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।